हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं, इसके कुछ पार्ट पहले भी अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जो चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, या आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हैं, तो आप आसानी से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में भी रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वॉट विश्लेषण में शामिल नहीं है। स्वॉट एनालिसिस डजंट इंक्लूड वीकनेस आर डिफेक्ट्स, स्ट्रेंथ आर पार्ट्स, अपॉर्चुनिटी एबिलिटी आर एबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो स्वॉट विश्लेषण होता है, आपने पढ़ा होगा स्वॉट विश्लेषण के बारे में, क्या होता है या उसमें क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। अगर आपको पता होगा कि स्वॉट विश्लेषण क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म पता होगी, तो आप आसानी से ये जान पाएंगे कि इसमें क्या शामिल नहीं होता। दोष या कमियां, ताकत या शक्तियां, अवसर या मौके, योग्यता या क्षमताएं। तो स्वॉट विश्लेषण में जो शामिल नहीं होगा, तो स्वॉट की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एस फॉर हो जाता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर हो जाता है वीकनेस, ओ फॉर हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ और टी फॉर हो जाता है थ्रेट्स। यानी कि एस फॉर जो स्ट्रेंथ है मतलब शक्तियाँ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस यानी कमजोरियाँ, हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर, और थ्रेट्स हो जाएगा चुनौतियाँ। ये चार चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ पर हमारा कंट्रोल होता है, बिजनेस पर कंट्रोल होता है, और कुछ पर नहीं होता। हमारी शक्तियों पर हमारा कंट्रोल है, हम जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। हमारी वीकनेसेस हमको पता है, उस पर काम करके उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केट से हमें मिल रही हैं, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, जो मार्केट में लगातार बनती रहती हैं। बहुत से रीजंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, हमारी जो इकनॉमी है उसमें जो नीतियाँ हैं गवर्नमेंट की उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। और साथ ही जो थ्रेट्स होते हैं कि जो दूसरा हमारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं या विदेश से अलग से, क्योंकि आज के टाइम में तो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो सब थ्रेट्स हैं, उन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं रहेगा स्वॉट विश्लेषण में, तो वो हो जाएगा योग्यता या क्षमताएं, यानी कि एबिलिटीज आर एबिलिटी, ये हमारे शामिल नहीं होता स्वॉट में। बाकी ये सारी चीज़ें स्वॉट एनालिसिस में आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक जमा मुख्य स्रोत है। यहाँ पर आपको बताना है जो सार्वजनिक जमा होती है, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्स ऑफ, किसका मेन सोर्स होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, मीडियम टर्म फाइनेंस का, नन ऑफ दीज। तो आपने पढ़ा होगा फाइनेंस के बारे में कि जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह का होता है, कि जब भी किसी कंपनी को लोन की आवश्यकता होती है तो शॉर्ट टर्म भी ले सकती है और लॉन्ग टर्म भी ले सकती है। तो यहाँ पर जो पब्लिक डिपॉजिट्स होता है वो किस तरह का होगा, लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा या फिर मीडियम होगा। जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं यानी कि जो सार्वजनिक जमाएं होती हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होती हैं, कम समय के लिए, यानी कि लघुकालीन वित्त होता है, यानी लघुकालीन वित्त की सुविधा होती है, फैसिलिटी होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कि जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब भी किसी बिजनेस की स्टार्ट कर रहे होंगे, शुरुआत कर रहे होंगे, तभी हमको आवश्यकता होगी। एट द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस, इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, एट ऑल लेवल्स। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनिशियल यानी प्रारंभिक पूंजी होती है उसकी आवश्यकता कब होती है, व्यवसाय की शुरुआत में, व्यवसाय के विस्तार में, व्यवसाय के आधुनिकीकरण में, या फिर सभी स्तरों पर। तो जो प्रारंभिक पूंजी हम लगाते हैं उसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है, व्यवसाय की शुरुआत में पड़ती है, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं बिजनेस का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी, एन एंटरप्रेन्योर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, वो क्या करता है, यानी कि वो जो है जो बेरोजगारी है उसको बढ़ाता है, या फिर रोजगार का सृजन करता है, या फिर दोनों ही करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक उद्यमी होता है वो रोजगार को बढ़ाता है, रोजगार का सृजन करता है, क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट को। कैसे करता है, क्योंकि वो कुछ नया विचार लाता है, कुछ नया थॉट लाता है, कुछ नई चीज़ें बनाता है, नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ती है, जब मार्केट बढ़ती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिससे ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक उद्यमी होता है वो किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा,
आर्थिक विकास करने में, राजनीतिक विकास में, धार्मिक विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, कोई उद्यमी है उसका काम क्या होगा कि जो है वस्तुओं को बनाना, नए नए प्रोडक्ट को बनाना, उसको मार्केट में सेल करना, जिससे कि क्या होगा, जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार हो सकेगा, उसकी स्वयं की भी, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको उससे जो है क्या मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, लोगों को भी अच्छी वस्तुएं, नई नई चीज़ें ट्राई करने को मिलेंगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो आर्थिक विकास में सहायक होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई है। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड by the government of Maharashtra, by the government of Gujarat, by the government of Tamil Nadu, by the government of वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास जो संस्थान है, जो उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, या किसके सरकार के द्वारा की गई है। तो इसकी स्थापना जो की थी वो गुजरात सरकार ने की थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी 1983 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर टेक्स बर्थ इज मेड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको, आपने सुना होगा नेतृत्व के बारे में भी, लीडरशिप के बारे में भी ये बात कि जन्मजात होते हैं, लीडर्स जो होते हैं उनमें नेतृत्व गुण जन्मजात होता है या फिर उनको विकसित किया जाता है। ठीक वैसे ही उद्यमी के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्मजात होते हैं या फिर उन्हें विकसित किया। दोनों ही चीज़ें सही हैं। जन्मजात भी होते हैं, कुछ लोगों में अपने आप ही एक एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर से होता है, वो कुछ नया कुछ बना जाते हैं, कुछ नया कर जाते हैं, कुछ नई चीज़ें डेवलप करते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश में। और साथ ही अगर बात करें हम कि बनाए जाते हैं, तो आज के टाइम में बहुत से उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें नए नए प्रोग्राम्स हैं, जिससे उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, नई नई चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर उन्हें बनाया भी जाता है। तो दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व है, लीडरशिप इज एसेंशियल प्रोसेस, अननेसेसरी प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लीडरशिप होती है, क्योंकि एक उद्यमी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक गुण है या कहिए एक मेरिट है जो होनी ज़रूरी होती है उद्यमी में, लीडरशिप की क्वालिटी। तो क्या होगी? एसेंशियल होगी, एक अननेसेसरी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। सिर्फ उद्यमी का काम एक कुछ नया सोच करके, कुछ नया थॉट ला करके ख़त्म नहीं हो जाता है कि कुछ नया विचार लाया, उसने कुछ नई चीज़ खोजी, कुछ नवाचार किया, कुछ इनोवेशन किया, वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। कैसे उसको प्रोसेस में पूरा लेकर आया और कैसे मार्केट में उतारे और किस तरह से उस चीज़ की जो है वैल्यू को बढ़ा करके मार्केट को इंक्रीज़ करे, डिमांड बढ़ाए, ये तो उसका लगातार चलता ही रहता है। और आज के टाइम में तो आप देखेंगे हर प्रोडक्ट पर ये लिखा होता, देखा ही होगा, न्यू इम्प्रूव्ड हर प्रोडक्ट पर, कि वो लगातार कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीटर इतने ज़्यादा आ गए हैं मार्केट में, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उद्यमी का कार्य जो होता है वो लगातार चलता रहता है, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी जो रहेगी वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुयायी नेतृत्वकर्ता का अनुगमन करते हैं। फॉलोअर्स फॉलो द लीडर बिकॉज हैज़ द पावर टू लीड, हैज़ द राइट टू लीड, मोटिवेटेड टू लीड, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनुयायी होते हैं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक लीडर है उसके जो फॉलो कर रहे हैं लोग उसको फॉलो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि उसमें नेतृत्व करने की शक्ति होती है, नेतृत्व करने का अधिकार होता है, नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है। इनमें से कोई नहीं, वो नेतृत्व करने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि वो एक्साइटेड होता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वो मोटिवेटेड होता है कि वो लीड करे, वो करना चाहता है लीड। आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखा आपने कि जो उसको टीम का लीडर बना दिया, वो बहुत टायर्ड सा, थका हुआ सा है, तो क्या होगा? उसकी टीम भी वैसे ही होगी, वो भी ढंग से काम नहीं करेगी। लेकिन अगर उसका जो लीडर होगा वो मोटिवेटेड है और पूरी तरह अच्छे से डिटर्मिनेशन से काम कर रहा है, तो उसकी टीम भी क्या होगी? मोटिवेटेड रहती है, तो इसलिए वो प्रेरित रहेगी। तो यहाँ पर लीडर को फॉलो करते हैं फॉलोअर्स, क्योंकि वो प्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। और एक उद्यमी में भी मोटिवेशन का एक गुण होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मोटिवेटेड नहीं होगा तो नई चीज़ें वो खोज भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर यानी कि नेतृत्वकर्ता एक्सर्ट प्रेशर ऑन द फॉलोअर्स, अट्रैक्ट फॉलोअर्स टू हिमसेल्फ, ड्रॉस फॉलोअर्स टुवर्ड्स हिम, नन ऑफ दीज। एक नेतृत्वकर्ता जो होता है वो क्या करता है? अनुयायियों पर दबाव डालता है, बनाता है, अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अनुयायियों को अपनी ओर खींचता है। इनमें से कोई नहीं। जो लीडर होता है, लीडर आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं तो ऑटोमेटिक लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि हम सब ने जो है संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखी होंगी, संदीप सर की, तो वो जब बोलते हैं
कुछ बताते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक उनकी पूरी वीडियो में हम लोग का ध्यान इधर से उधर नहीं होता, पूरी टाइम हम मोटिवेटेड रहते हैं और काफ़ी टाइम तक वो वीडियो हम लोग के उस पर काफ़ी इफेक्ट डालती रहती है माइंड पे। जब भी हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो हम उन्हीं की वीडियोस को देखते हैं कि हम मोटिवेट हो सके, कुछ अलग हमको समझ में आता है, कुछ अलग जो है चीज़ें हमको मिलती हैं, थॉट प्रोसेस बनती है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनमें कुछ ऐसी पावर है या इस तरह से कह सकते हैं कुछ ऐसा क्वालिटी है जो हमको अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ या उनकी बातों को सुनने के लिए। तो नेतृत्वकर्ता जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर मोड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पृष्ठभूमि, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, entrepreneurship is helpful in development, entrepreneurship is helpful in monitoring the development, it is a speed breaker of economic development, it has no effect on economic development। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यावसायिक जो पृष्ठभूमि होती है उद्यमता विकास में सहायक होगी, उद्यमता विकास के निरीक्षण में सहायक है, आर्थिक विकास का गति अवरोधक है, आर्थिक विकास पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो जो व्यावसायिक पृष्ठभूमि होती है यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में या जिसका जो है बैकग्राउंड जो रहा है वो व्यावसायिक ही रहा है, उसके घर में सब बिजनेस ही करते आ रहे, तो क्या होता है, कहा नहीं जाता है कि इस व्यक्ति के तो खून में बिजनेस है। तो क्या होगा, उसके जो पहले की जो फैमिली है या उसकी जो फादर हैं या उसके ग्रैंड फादर हैं वो सब बिजनेस ही कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, ये जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ऑलरेडी होंगी कि कैसे वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो व्यावसायिक पृष्ठभूमि जो होती है वो उद्यमता विकास में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कहीं बिजनेस कर रहा है उसकी जो आगे की जनरेशन हो वो भी बिजनेस ही करे, वो अपना कुछ अलग भी कर सकती है। खाली एक बात ये होती है कि हाँ, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होंगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यापार नीति क्या है? व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंक्रीज इन इम्पोर्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भारत है वहाँ उसकी व्यापार नीति क्या है कि निर्यातों में वृद्धि करे, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि, और या फिर आयातों में वृद्धि। तो जो भारत है इसकी जो बिजनेस पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, वो हो जाएगी आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि। यानी कि जिन वस्तुओं का हम जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं उसको हम आयात करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है विदेशों से, तो उसको हम प्रतिस्थापित करें नई चीज़ों के साथ जो अपने देश में ही बन रही हैं, अपने देश में डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम निर्यातों को करें, एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्पोर्ट कम करें। इससे कि क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी वो हमारे यहाँ आएगी और इससे पूरे निर्माण में हेल्पफुल रहेगा, सहायता होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन जुलाई 1991? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 1991 में जो नई औद्योगिक नीति आई थी तो उसका लक्ष्य क्या था? क्योंकि आपने 1991 में सुना था औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई नई जो नीतियाँ आई थी, काफ़ी जो लिबरल हुई थी गवर्नमेंट, उदारीकरण की नीति आई थी, काफ़ी बहुत से ऐसे व्यवसाय थे जो कि निजी क्षेत्र को दिए गए थे, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए थे, सिर्फ कुछ ही व्यवसायों को रखा गया था जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में थे, बाकी सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? जिससे कि औद्योगिकरण को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो है औद्योगिकरण बढ़े। तो यहाँ पर उसका जो लक्ष्य था, ये तीनों ही लक्ष्य होंगे, उदारीकरण भी, वैश्वीकरण भी और खुली अर्थव्यवस्था भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए ऐसा किया गया था कि जो है निजी क्षेत्र को दिया गया था जिससे कि लोग नए नए आगे आए और नया नया बिजनेस करें, उद्यमी आगे आए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके देश में, ज़्यादा से ज़्यादा देश का डेवलपमेंट हो सके। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे उद्यमियों को सहायता करने वाली सरकारी संस्था कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी टू हेल्प स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो छोटे उद्यमी हैं, क्योंकि आपने सुना होगा स्मॉल स्केल पर भी बिजनेस होता है, लार्ज स्केल पर भी होता है, तो जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके पास इतनी हेल्प नहीं होती है कि वो खुद से अपनी किसी भी स्टार्टअप को शुरू कर सके, तो उनको आवश्यकता होती है पैसे की, मनी की। तो वहाँ पर कौन सी संस्था या कौन सी सरकारी एजेंसी है जो उनकी हेल्प करती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो उसमें हेल्प करती है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उद्यमिता को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्स एज डैश, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो
क्वेश्चन में कह रहा है कि उद्यमिता जो होती है उसे और किस नाम से जानते हैं, तो उसे निवेशक, नियोक्ता, स्वरोजगार, रोजगार चाहने वाला, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, और रोजगार कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही चीज़ों को डेवलप करता है, नई नई चीज़ों को इनोवेट करता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसलिए उद्यमी क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME का मतलब है, यानी कि उसका क्या अर्थ होता है। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है MSME है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो क्या हो जाएगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।